जो क्वेश्चन है बहुत पुराना है, लेकिन देखिए कोई भी चीज पुरानी है नहीं तब तक है जब तक वो आपको नहीं पता, तब तक वो जो है नहीं है आपके लिए। बस सीधी सी बात ये है, हमें इस तरह से करना है। आजकल ये क्वेश्चन बेचारा बहुत पुराना हो चुका तो हर जगह दिखाई दे जाता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, नया कंसेप्ट है और आप जानते हैं इसको। काफी बच्चों को शायद ये आता होगा। बताएं किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, बताएं बेटा, किस किस बच्चों को क्वेश्चन आता है? पढ़ लिया ऐसे आपने? यस सर। हाँ, किस किस ने पहले किया हुआ है? चलो तो एक बार के लिए सुन लो। लिखा है लेट 3 डिजिट नंबर्स A23। देखो इसे थोड़ा सा ए के गैप कर दिया, ये थोड़ा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। A23 ऐसे लिखना होना चाहिए, क्योंकि जैसे नंबर है कोई तो लिखा है वो, मान लो 523 लिखा है तो ऐसे लिखोगे ना, ऐसे थोड़ा 5 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, फिर 3 यहाँ लिखा। मिस इंटरप्रिटेशन जाती नहीं जाती बेटा? अच्छा, अगर कोई नंबर है तो इसका मीनिंग क्या है? ये इसका वंस प्लेस है, ये इसका 10th प्लेस और ये इसका 100 प्लेस है। हाँ, तो इसका मीनिंग ये नंबर कैसे बना है? अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो आई थिंक ये बन जाएगा 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। वन से तो 1 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पे 100 से मल्टीप्लाई। दैट इज एक्चुअली एक्सपेंशन, और ये इस नंबर के इनसाइड वाला मामला है। तो यहाँ पे इस तरह के आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3। मतलब एक बार क्वेश्चन की खुशबू आपने सूंघी हुई होनी चाहिए। कहने मतलब ये पता पड़ा वहां पे आप नए दिमाग से सोच रहे हैं तो मे बी आप उसको ना पकड़ पाए। अगर 3B9 लिखा है तो इसका मीनिंग ये 3 इंटू 100 है, B इंटू 10 है और 9 इंटू। बात समझ गए होगे शायद आप मेरी अब, है ना? यस तो सर। सेंस अगर वहां पे तुम निकालना चाह रहे हो, पता पड़ा देखो जेई मेन का एग्जाम क्या है, रेयरेस्ट और रेयरेस्ट मानिए कि उन 25 या 30 क्वेश्चंस में से बिल्कुल नया क्वेश्चन आपको वहां मिले, ये रेयरेस्ट हुआ। यानी मोर प्रैक्टिस और मान लीजिए मोर गुड रिजल्ट। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने करेंगे, डिटर्मिनेंट अपनी जगह, लेकिन ये बीच में नया कंसेप्ट घुसाया। तो ABC इंटीजर्स बिटवीन 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 चलेगा, 0 to 9 है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आते हैं कि हमारा कोई नंबर कैसे बनेगा। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट लिखने में हमारा कोई नंबर कैसे बनेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे बेटा डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे यहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखिए कि सबके पीछे अगर ये नंबर है तो इसके पीछे 8 है, दिखाई दे रहा है पहले नंबर के पीछे, दूसरे नंबर के पीछे 9 दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर के पीछे C दिखाई दे रहा है। अब वो वाली रो या कॉलम ढूंढो जिसके पीछे, जिसके अंदर 8 9 और C हो। तो देखो मेरे ख्याल में आपको ये वाला रो नजर आ गया होगा, बताइए। यस सर। और अगर ऐसा है 8 9 और C, तो मुझे इसमें यूनिट प्लेस पे 8 चाहिए, यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए, यूनिट प्लेस पे C चाहिए। अच्छा जी, A कौन से प्लेस पे चाहिए? A3 6, शायद A3 और 6 कौन से प्लेस पे बेटा? 100। तो इसका मीनिंग इसमें तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ। देखो 2B2 देखो बीच में है, मतलब 10th प्लेस पर है, 2B और 2 नजर आया। यस सर। तो इसलिए मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं R2 में, R2 टेंडिंग टू R2 प्लस। हाँ जी, A कौन से प्लेस पर है? A3 6। A देखो, अरे यार तुम्हारा उससे दिखता नहीं हुआ, चक्कर ही है। ये देखो अब दिख रहा है रेड, A3 और 6 कौन से प्लेस पर? 100 प्लेस पे दिखा रेड वाला कलर। यस सर। 100 तो इसका तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 इंटू कितना? R1 1 प्लस क्या कर दूं बेटा? 2, फिर मुझे कर्सर लेना पड़ेगा, 2B2 कहाँ है? 2B2 बीच में आ रहा है 10th प्लेस पे, तो 10 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है? तो बस नो चेंज इन R1 एंड R3। तो R1 भी बेटा मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं और R3 भी मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूं। तो इससे मैंने नंबर कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये बन गया कितना?
पहले इसी हिसाब से लिखता हूँ, नंबर के हिसाब से। मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है ना, मुझे कुछ ऐसे लिखना चाहिए था। सुनो बताता हूँ, ज्यादा बेटर होता। जरा बोल देना। मैं वो डिटरमिनेंट लिखने की आदत होती है ना, उसमें ऑपरेशन आते तो R2 के साथ R2 यहाँ पे लिखते, तो मैं यहाँ R2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और कितना किया था मैंने, 100 टाइम्स ऑफ R1 किया था शायद, Yes, और sir. R3 किया था, यही है जी। Yes, sir. तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इनके कोफिशिएंट्स जिस पे ऑपरेशन लगाते हैं वो दोनों 1 होने चाहिए। अब तुम कहोगे सर कहीं ऐसा, तो अगर आप नंबर ही बना रहे हो, चलो थोड़ी देर बात करेंगे इसके बारे में। अगर आप नंबर बना रहे हो, कहीं R2 का हमें 100 टाइम्स करना पड़ता तो कैसे होता, तो उस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 इंटू R1 क्या है जी, A, प्लस 10 इंटू R3 क्या है, देखो ये 100 के साथ आएगा और ये 10 के साथ आएगा, यही कहानी है ना। 10 इंटू क्या बनेगा, 2, सही कह रहा हूं, प्लस कितना दिखाई देगा, R2 में क्या दिखाई दे रहा है, 8। बस थोड़ा इसे बड़ा कर लेना, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। क्या बनेगा, 100 इंटू 3 प्लस ये वाला बी इंटू 10 प्लस क्या मिलेगा आपको, 3 केवल, प्लस 9 केवल, है ना। और 9 पीछे आएगा ना, 3 10th प्लेस 100 प्लेस पे है, देखो जरा, बी 100 प्लेस पे है 3 और बी 10th प्लेस पे है, ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्वेश्चन में, हैं? एक चीज सर क्वेश्चन में दिख रही थी कि तो जो इसे फर्स्ट रो। इसे लिख लूं जरा, इसे लिख लूं, ओके सर, हाँ 6 इंटू 100 प्लस कितना बनेगा, 6 यहाँ से और 2 हो, बैटरी लो हो गई है, चलो बैटरी चलाओ जरा। बोलो इसको, कौन बच्चा बोलेगा, 6 इंटू 100 आया, क्या लिखूं, 2 इंटू 10 Yes, sir. 1 इंटू सी, है ना। तो अब आप ये देखिए, हाँ जी, अब बोलो इसमें एक बार और बोल दो जरा, एक बार के लिए, डिविजिबल बाय ए फिक्स नंबर के, यानी कि ये जो नंबर है ये भी फिक्स बाय के है, 8 to 8 ये भी डिविजिबल बाय के है, और 6 to 6 ये भी, ये सारे नंबर क्या है बेटा, डिविजिबल बाय के। यानी मैं इसको अगर के से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा कट के आपको कोई भी इंटीजर देगा, जैसे 2 3 व्हाटएवर, ठीक है। और ये नंबर भी डिविजिबल बाय के है और पहला नंबर भी डिविजिबल बाय के है। तो क्या मैं इसको कोई n टाइम्स ऑफ के लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 5 6 56 2 से डिविजिबल है, तो क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ कोई n लिख सकता हूं इसको। जी सर। तो वही चीज है, किससे डिविजिबल है, k से डिविजिबल है, तो इसका n टाइम्स कर दिया मैंने, कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा उसका जो क्वोशिएंट मिलने वाला है। तो इसलिए बेटा जी मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, जब पूरा किससे डिविजिबल है, के से, क्या लिख दूं इसे, n1 के, ये भी n2 के, और तीसरा भी n3 के। तो इसने पूछा है शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय के, यहाँ तो सीधा आंसर ही है शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय के, तो आपका डेफिनेटली के कॉमन आ गया, ठीक बोलता हूं। A3 6 n1 रखो बेटा, n2 n3 3b2। अब एक अकल से बात बताओ बेटा कि डिटरमिनेंट के अंदर ये a b c सारे इंटीजर हैं, n1 n2 n3 भी डिवाइड करके आए हैं, और जो कि डिविजन वाले थे ये भी इंटीजर है, और 3b2 भी इंटीजर। तो जब आप इस सॉरी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आई थिंक आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। तो मैं k टाइम्स ऑफ n4 लिख सकता हूं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, बताइए। तो डेफिनेटली डिविजिबल बाय k हो गया। अब कोई बच्चा अपने विचार रखना चाह रहा था, वो रखे जरा। मेरे को ये ऑब्जर्वेशन लग रहा था कि अगर हम फर्स्ट रो को 100 से डिवाइड करें और थर्ड रो को डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई, उल्टा बोल रही, फर्स्ट रो को 100 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो को 10 से मल्टीप्लाई करें, और फिर इन तीनों रो का ऐड कर दें, जो कि हमने किया है, तो भी हमको वो सीधा सीधा मिल रहा है ना कि नंबर जो दिखाई दे रहा है वो कॉलम से बना हुआ है। कॉलम से बना हुआ है,
यस सर। दोबारा एक बार बोलो बहन जी। जो ये नंबर बने हुए हैं ना सर, 3 नंबर, वो कॉलम हाँ। से बने हुए हैं। जैसे कि 8 to 8 है, तो एक वो 2 to 8 है। हाँ बोलो कैसे बना। तो सर फर्स्ट कॉलम में ए फर्स्ट रो में है, हम्म थर्ड रो में है और 8 सेकंड रो में है। हम्म वैसे ही ये सेकंड नंबर जो है 3B9 है। ठीक है चलो आगे बोलो फिर क्या करें हम। सर अगर उनका सम करके अगर हमको इसमें के निकालना होता हम्म तो वो कैसे करते? ये थोड़ा ना किसी नंबर से डिविजिबल है ये नंबर, यानी कि अगर कोई नंबर ये किसी नंबर से डिविजिबल है तो के से डिवाइड करने पे इंटीजर देते हैं, के थोड़ा निकालना। मैं उसने कह दिया कोई के नंबर से डिविजिबल है, और फिर वो तो केवल इतनी सी बात कह रहा है कि भैया ये बता जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगी ये भी के से डिविजिबल होगा। तो मैं इसका के टाइम्स अगर निकाल दूं, दूसरा अंदर भी ध्यान दूं, अंदर कोई वो ना बने क्या कहते हैं इरेशनल नंबर, इंटीजर ही आना चाहिए। तो इस बात के लिए भी मैंने बोला कि देखो बेटा अंदर A3 और 6 बन रहा है तो ये तो इंटीजर ही है, सारे के सारे n-3 इंटीजर, तो ये भी तो कोई n4 ही है जो यहाँ पे लिखा है, गलत क्या लिखा है। ठीक है चले आगे। यस सर। आप शायद थोड़ा कैसे सोच रही है मैं समझ नहीं पाया शायद थोड़ा टफ सोच गई है या, चलिए कोई बात नहीं। एक IIT के क्वेश्चन भी कर ले भाई। 8th दिखाई दे रहा है, ये शायद मैंने पहले भी काफी बच्चों को कराया हुआ है लेकिन भूल जाते हैं, तो एक दो बार कर लेना चाहिए, कोई नहीं जाता। हाँ जी, याद आ रहा है क्वेश्चन में किसी बच्चे को? अरे तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई। हाँ जी क्वेश्चन याद आया, क्या लिखा है? लेट के बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है नो प्रॉब्लम। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा इस वजह से इसने पॉजिटिव रियल नंबर बोल दिया है। और एक बात होगा के 0 नहीं है, कंफर्म हो गया। एयर भी 2 मैट्रिसेस गिवन है, लेकिन क्योंकि यहाँ एडजॉइंट की बात हो रही फिर डिटर्मिनेंट है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के है, यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एडजॉइंट तुम समझते हो क्या होता है। अब इसने कहा है कि हमें क्या निकालना है इसके अंदर, के की वैल्यू निकालनी क्या? जी सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के। ग्रेटेस्ट ऑफ के। अच्छा ग्रेटेस्ट ऑफ के निकालना है, तो के निकल जाएगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ के भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले सोचो कि हमें जो ये डाटा गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी। तो देखो इनमें सब में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एडजॉइंट तो निकालेंगे नहीं, बेसिक थ्योरम इसको क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट है ए की पावर n-1, n का ऑर्डर क्या है बेटा यहाँ पे 3, तो 3-1 आएगा तो डेफिनेटली 2 हो जाएगा, और ये एडजॉइंट ऑफ बी में 3-1 आएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो अगर बी की तरफ निगाह ले जाओ तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ है ये डायगोनल में सारे 0 आ रहे हैं, और ये इसका Yes, sir. इमेज है, ये आपको इसका इमेज नजर आ रहा होगा। Yes, नेगेटिव ये नेगेटिव बन रहा है, ये भी नेगेटिव बन रहा है इसका इमेज, ये भी इसका नेगेटिव बन रहा है, तो कैसी मैट्रिक्स हो गई? अगर ये बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ऑड ऑर्डर, बहुत बढ़िया ऑड ऑर्डर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। तो इससे तो हमें बात ही नहीं करनी, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया, केवल डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पहुंच गया। अब अगर हमें डिटरमिनेंट ए भी निकालना नहीं आता तो बेकार है। अब अच्छा ये है कि हम यहाँ से ए से बात करें केवल, और ए को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं, ठीक है, क्योंकि जितना ही सिंपल होगा उतना हम इसको 10⁶ से कंपेयर कर पाएंगे। ए इक्वल टू 10⁶ हमको गिवन है बेटा, यही गिवन है ना। तो कुल मिला के डिटरमिनेंट ऑफ Yes, ए sir. का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 6 हो गया, 10⁶, ठीक है जी। अब ए को देखो भाई, ए की तरफ निकाले जाओ, देखो कहीं 0 बन सकता है बेटा? Sir, R2 tending to R2 plus R3. R2 टेंडिंग टू R2 प्लस R3, हाँ ये 0 बन जाएगा, ठीक है।
ये k प्लस 1 आए 2k प्लस 1 आ जाएगा, ये 2k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो लगाते हैं। क्या लगाया आपने? R2 टेंडिंग टू R2 प्लस R3। इसमें ये नहीं कि कोई कैसे कर रहा है, आपने डिटरमिनेंट लिया, मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं क्योंकि ये 3x3 की है, स्क्वायर है। और कोई ऑपरेशन लग सकता है? column 2 tend to column 2 minus column 3। कॉलम पहले रो और कॉलम का एक साथ कहां से लगा दूंगा यार, हद कर रहे हो बिल्कुल ही। नहीं मैं वैसे बता। मैं तो रो में सोचा था, रो में बोलो कोई, तुम तो मुझे इंजीनियरिंग करा के छोड़ोगे दिख रहा ढंग। R2 में चेंज लाना है, R3 के साथ इसे ऐड करना है, तो ये 0 दिख गया भाई, इसके साथ ऐड करो तो कितना बन गया? 2k ऐड कर रहे हो, R2 प्लस R3, R2 प्लस R3, ये तो 4k हो जाएगा भाई। अरे क्या कर दिया? अब यार मैं नीचे देख रहा हूँ, 2k प्लस 1 हद हो गई है। और ये क्या बनेगा भाई? R2 प्लस R3, तीसरा एलिमेंट बोलो कैसे दिखेगा? माइनस ऑफ 2k प्लस 1 चलेगा? यस अच्छा जी, अब नीचे वाली रो को सेम लिख दो, -2√k, थर्ड रो लिख रहा हूं बच्चों। हाँ, और -1, ये हमारा आ गया बच्चे क्या? ए। हाँ जी, और कोई 0 नजर आ रही है? हाँ, इसको ऐड कर लेते हैं, किसको? सी, देखो ये ध्यान से, मैं कह रहा हूँ C2 प्लस C3 कर लूं तो 0 हो जाएगा। एक रो में 2 0 आ जाएंगे, कर ले। सर 2k प्लस 1 कॉमन ले लो। तो फिर भी ऑपरेशन लाएगी 0 बनाने के लिए, इससे बढ़िया एक साथ ही कर दूं। ओके सर। चल 2k प्लस 1 भी कॉमन लो, तेरी बात ही मानो। बात तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, दिखाया तो। लड़की क्यों ठीक बोल रही है? क्योंकि जितना ज्यादा डिटरमिनेंट में आप कॉमन ले लेंगे उतना ज्यादा आप सुखी रहेंगे। ये तो बिल्कुल कैलकुलेशन को सिंप्लेस करने का बिल्कुल गुरु मंत्र है, देख लो जो इस लड़की ने बोला है। नहीं तो थोड़ा भारीपन तो क्वेश्चन बना ही रहता। जितना जल्दी दिखे 2 0 और कॉमन। अब ऐड कर लूं, अब ठीक है। यस सर। C2 टेंडिंग टू C2 प्लस C3 चलेगा? आ जाओ। जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जितनी बार हम क्वेश्चंस को करेंगे, उतना हमारे लिए भले की बात है। जो बच्चे कहते हैं अरे ये तो हो गया, ये तो आता है मुझे, बस तो फिर उसको आता ही है, वो कर नहीं पाएगा। दिस प्लस दिस 4√k, फिर दूसरा एलिमेंट ऐड करो 0, तीसरा एलिमेंट ऐड करो, ये बन गया। मैथ्स प्रैक्टिस का मतलब है जो आता है उसकी प्रैक्टिस करना। हम मैथ्स का मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिस उन क्वेश्चन से की जाए जो नहीं आते, वो तो होंगे नहीं, हमसे नहीं आते, पहले उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रैक्टिस तो उन क्वेश्चंस की होती है जो हमें आते हैं। हाँ जी, थर्ड रो सेकंड रो से ओपन कर दूं तो इसका साइन तो वैसे ही माइनस होगा ना, जो -1 लिखा है, तो +1 आ जाएगा। कट कर लो, कितना हो गया बेटा? 2k - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना बन जाएगा? 8k। सही कह रहा हूं क्या? अब तो कुछ भी नहीं बेटा, एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या बनेगा? 2k + 1 इंटू ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k प्लस 8k। अरे बिल्कुल सही वीडियो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। सही है 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। आई थिंक ये भी किसी चीज का होल स्क्वायर नजर आ रहा हो आपको जरूर। क्या दिख रहा है? 2k + 1 का होल स्क्वायर। 2k प्लस तो ये तो 2k + 1 का क्या बन गया बेटा जी? 2 आ गया। क्यूब। और ये हमें कहाँ देख यूज करना था भाई? ये डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 6। डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 6। डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा क्या है भाई? 2k + 1 का होल क्यूब, और उसके ऊपर भी क्या लिखा है? 2। तो कट जाएंगे 6 तो 2k + 1 कितना बन गया बेटा जी? 10। तो 2k इक्वल टू आ गया 9/2, यानी k इक्वल टू 9/2 आ गया। और k 9/2 का ग्रेटेस्ट कितना मिलने वाला है? 4.5 का ग्रेटेस्ट, यानी हो गया 4। देखो इसका आंसर इंटीजर प्रॉब्लम होगी शायद, इस वजह से 4 है इसका आंसर। चेक कर लेना, इंटीजर वैल्यू प्रॉब्लम में आएगा क्वेश्चन ये। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं इसमें पहली बार कब अटका था और क्या अटका था, बताऊं?
Yes, sir. वो सबसे बड़ी चीज है। हुआ क्या, जब मैंने इसको 2010 में क्वेश्चन आया, मैंने ट्राई किया, ठीक है, तो मैं यहाँ तक बिल्कुल सही था, ये यहाँ तक मैं पहुंच गया, मेरे दिमाग में आ गया अब तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, निकल जाएगा। स्टूडेंट को कह दिया कि मैं कर लेना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा फोकस कहाँ जाने लगा कि इसमें से सेकंड रो देखो जरा ध्यान से, सेकंड रो दिख रही है ए में, देखो सेकंड रो दिखी। Yes. Yes, sir. मैं सोचने लगा यार इसमें से रूट के कॉमन ले लूं, फिर फर्स्ट रो में देखने लगा रूट के कॉमन आया नहीं, फिर सोचा हाँ कॉमन ले लूं, और मैंने कहा एक काम को डायरेक्ट ओपन कर दूं। और डायरेक्ट ओपन करने में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, मैं वहां बहुत बुरा फंसा कि जो फैक्टर कॉमन आ गया, तभी मैंने हर्षिता ने इसको कहा कि इससे बड़ा अच्छा बताया कि जब मैंने कॉमन नहीं लिया डायरेक्ट ओपन करने में, तो ये वाला फैक्टर इस साथ मल्टीप्लाई में आने लगा होल स्क्वायर के साथ, तो ये बनने लगा होल क्यूब का फॉर्मूला। अब होल क्यूब का फॉर्मूला बनता तो ये बनता कुछ ऐसा, जैसे 8k³ प्लस, समझ रहे, +1 प्लस समथिंग, ऐसे 4 टर्म आते, वो बिखरे हुए आते। कई बार आदमी का ध्यान उस पर जाता नहीं, वैसे जाना चाहिए। IIT ने अभी डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन दिया एडवांस में 2021 में, डिफरेंशिएबिलिटी में अगर याद हो तो किसी बच्चों में बताता हूँ, उसके अंदर उसने 6 टर्म वाले एक एक्सपेंशन लिख रखा था, और 6 की 6 टर्म दिखा रही थी आपको होल पावर 5। बायनोमियल से 5 होती है लेकिन 6 आता है ना, 6 टर्म आते हैं, तो बताओ, तो होल पावर 5 को भी यूज करना चाह रहे थे उस पॉलिनोमियल में, और यूज करके क्वेश्चन हो गया। तो वहां पे मैं फंस गया था क्योंकि मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया तो के अंदर घुस गया, और यहाँ पे मैं सोच नहीं पाया एकदम बहुत जल्दी कि ये 2k+1 का होल क्यूब बन जाएगा। बाद में उस पर भी सोच लिया, लेकिन मतलब कई बार डर लगने लगता है, तो वो वाली बात है। तो कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। चलो बेटा पीछे चलिए, तो ये वाला पेज तो आई थिंक आप कर चुके पूरा, है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया था। लास्ट वाले क्वेश्चन में इनमें दिक्कत थी ना, इनके IIT वाले में, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है एडवांस का, इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि मिस्टेक है कुछ। चलो एक मिनट, अब देखना कर्सर नजर आ रहा है आपको, जो मैं हाथ से चला रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है? यस सर। जी सर कर्सर भी देख दिखाई दे, प्लस दिख Yes, रहा है ना? sir. तो आपकी व्हाइट स्क्रीन पे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं क्या पता इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कर्सर चलता है तो कम से कम आप उस कर्सर के साथ चलते हैं, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है मामला गड़बड़ आता है। अच्छा, इसके अंदर ये पहली स्टेटमेंट है वो गलत है शायद, ठीक कहता हूँ? यस सर। पहली स्टेटमेंट इस पर गलत लिखी है इसने, इससे लिख दिया कि MN&R 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 0 होता है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ऑड एडवांस ऑर्डर वाली मैट्रिसेस का। ऑड ऑर्डर वाली का 0 होता है। तो इसका मतलब इस पहली स्टेटमेंट को तो ओवरलुक करते हैं एक मिनट के लिए, सच दैट, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑड ऑर्डर मान लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं मानते। तो M × N इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, N × M। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मुझे एक बात समझाएगा तरीके से, और हमेशा के लिए IIT एडवांस JEE मेन के लिए कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में रख लो। इफ इट इज नोन दैट AB = BA, तो बताइए इससे क्या पता पड़ता, कोई बच्चा बताए मुझे। सर जो हमारे अलजेब्रा की आइडेंटिटीज होती हैं वो लग जाएगी। बहुत बढ़िया, गुड। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि A + B का होल स्क्वायर आपका A² A और B आर मैट्रिसेस, कीप इन माइंड 2AB + B²। दैट इज ओनली ट्रू व्हेन AB = BA कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि हमारा अलजेब्रा ये नहीं कहता कि हम अपनी हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा ये नहीं कहता कि हम अपनी मैट्रिक्स वाली अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगा दें। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज ट्रू। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से A × B, फिर इसको B को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा B × A, तो बेटा अब आपकी समझ में आ गया होगा B × B, B²। तो ये AB BA बराबर होगा तो 2AB बन जाएगा। तो यानी कोई भी अलजेब्रा की आइडेंटिटी, ऐसा नहीं कि A² - B² लिखा है तो मैं क्या इसे A - B A + B लिख सकता हूँ। यस, यू कैन राइट फॉर द मैट्रिसेस, बट इट मस्ट गिवन। अगर ये गिवन है तो आप लिख लो,
फिर भूल जाओ सारी चीज, जल्दी से काम बनेगा। फिर मत इसको एक्सपेंड करो उस तरीके से अलजेब्रा से, अपने अलजेब्रा वाली जैसी एंटिटी होती है एग्जैक्टली वही लगा दीजिए, नंबर के लिए होती है, ठीक है, चलेगा, अलजेब्रा के लिए होती है, सॉरी। तो एम एन इक्वल टू एन एम तो है ही। अब यहाँ वो एक्सपेंड यूज होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानता, पी ट्रांसपोज और ये सब क्या है। अच्छा, अब इसने क्या प्रूव करना है भाई, उसको देख लो, इसे लिख रखा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर और एक मिनट, एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या लिखा है, एम ट्रांसपोज एन का होल इनवर्स, और फिर लिखा है एम एन इनवर्स। शायद आप सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। जी सर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हम इसके अंदर नॉन सिंगुलर तो कट कर रहे हैं, ठीक है, नॉन सिंगुलर तो हम इसके अंदर कट कर रहे हैं, बात ठीक है, कर दिया, लेकिन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स लेके चलूंगा या नहीं? और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मीनिंग एम ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बेटा, माइनस एम के, और एन ट्रांसपोज भी माइनस एन। ये तो हमारी 12th की एनसीईआरटी कहती है। मैंने अब तो कुछ भी एक भी चीज बता दो जो मैंने लिखी हो कि भाई एनसीईआरटी नहीं कहती, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिवर्सल लॉ यहाँ पे लगा दूं, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। मैं एरो इस तरह से यूं लगाता हूँ कि आप उल्टे लगाए उसके ऊपर, ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों, और दोनों में रिवर्सल लॉ होता है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ क्या लिखो बोलो, पहले तो एन का इनवर्स आएगा, फिर एम ट्रांसपोज का इनवर्स आएगा, ऐसे इसमें बोलो पहले किसका इनवर्स आएगा, सब मल्टीप्लाई है बीच में, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आगे सर n -1 का एन ट्रांसपोज। एन माइनस वन, ये एन माइनस वन कौन बोला भैया, इनवर्स बोलो यार, है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे संजीव सर से नहीं पढ़ रहे यार, एम माइनस वन तो मैंने कभी नहीं बोला हुआ यार, हाँ ठीक है, ध्यान रखोगे, आगे से ये नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करना है कि सर देखते हैं, ये तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं, आपस में दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, और ये भी जानते हैं इसमें भी इंटरचेंज हो जाता है। तो इसका तो नहीं कर रहा मैं पहले वाले का, क्यों, क्योंकि इसको तो मैं एम ट्रांसपोज को माइनस एम लिख सकता है, नहीं बोलो, यस, और एक एन स्क्वायर में से एक एन एन अलग अलग हमेशा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले वाला एन इनवर्स कह रहा है भाई नहीं भाई काम बन जाएगा, हम दोनों की जोड़ी है, समझ गए। तो इसे क्या बोलते हैं हम, कौन सा लॉ बोलते हैं इसको हम, आइडेम्पोटेंट लॉ। गधे एसोसिएटिव, ए बी सी अच्छा, किन्हीं जी भी सर। दो को साथ में ले लो, आइडेम्पोटेंट क्या आ गया, ये तो मुझे ही ना आता, समझ गया। एन स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करा, जी सर, जी सर। रीजन था एम स्क्वायर को तो नहीं करा कि एडजेसेंट को साथ में ले सकते हो, उससे एन इंटू एन इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चे, आई। और आई। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मैं गलत नहीं बोल रहा, समझ रहे हैं, और जो बच्चों ने यूज किया वो इस बात को समझते हैं। अब एम इनवर्स को क्या लिख, एम ट्रांसपोज को क्या लिख दूं बेटा, माइनस एम लिख दूं, चलेगा, उसका इनवर्स। देखते क्या फायदा होता है, यहाँ पे एन ट्रांसपोज नीचे लिया है, इनवर्स को मैं ऊपर ले गया, और एम ट्रांसपोज दोबारा से किसके बराबर आ गया, यहाँ से सिमेट्री से, स्क्यू सिमेट्री से माइनस एम। तो एक काम करिए, माइनस बाहर ही लिख लो, नंबर है इस वाला, या ना लिखूं, तुम कहोगे कहाँ से आ गया, बाद में लिख ले एक साथ, ठीक है। अच्छा, ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, सर आइडेंटिटी। ये हो गया आइडेंटिटी में कन्वर्ट, तो ये बन गया आई। तो आई तो लिखो चाहे मत लिखो, चलेगा। अच्छा, इसका एम इनवर्स तो, अच्छा ये -1 की पावर कहाँ जाता है कुछ जानते हो, अगर k टाइम्स ऑफ a इनवर्स लिखा है तो इसकी k की वैल्यू क्या बनती है, कौन बताएगा थ्योरम, 1 बाय के। बाय के पावर n क्या लिखूं k की पावर बोलो, -1 n -1, -1 केवल -1, 1 की हो जाएगा। 1/k, वेरी गुड वेरी गुड, वो नंबर का इनवर्स होगा, बहुत बढ़िया। ये गलत बोल रहे हैं आप, k a की पावर -1 है तो ये तो नंबर के ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर इनवर्स ये रहेगा, इसको 1/a मत लिख देना, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल सही बोले, तो मैंने यहाँ पे इसको तो आई लिखा,
और इसको लिखा -1 की पावर -1, ठीक है नहीं, यानी 1/-1 की पावर 1, ठीक है, यही तो कह रहे हो आप। अरे यार समझे नहीं समझे हो, Yes. या -1 की पावर -1 यहाँ लिखूं, ठीक है, और m की पावर क्या हो जाएगा -1। थ्योरम्स याद होनी चाहिए, ये नंबर है कोई, ये नंबर है, कोई बच्चा थ्योरम्स ना भूले। ये क्या बन गया दोबारा से -n, ये थ्योरम दे रखी है उसने, मतलब वो कंडीशन दे रखी है, -1 यहाँ रह जाएगा, -m ये रहा। हाँ जी, ये क्या है, ये तो आई है, इसको तो बीच में तो हटा ही दूं, एक -1 ये रहा, एक -1 यहाँ से भी आ जाएगा, और एक -1 यहाँ से भी है, 3 माइनस आ गए क्या, क्यों भाई, यस सर। तो 3 माइनस आ गए, एक माइनस लगा दूं, पहले लिखो m² ये वाला, फिर लिखो ये वाला n, आई को बीच में से हटा दो, ये माइनस हट चुका, ये m इनवर्स, ये क्या बच गया बताओ, n इनवर्स, और ये बच गया m। 3 माइनस तो मैं ले चुका, 1 2 3, और कैसे आया वो इसमें से बता दिया आपको। अब क्या करूं कि सर इसके अंदर क्या कर सके, कोई चीज मर्ज हो जाएगी क्या, m और बोलो। mn रख देते m और n हैं, mn को हम nm कर देंगे। तो पहले m² को ब्रेक करूं ना, जी सर। तो m इंटू एम लिख लूं, क्योंकि इसके साथ अगर m होता यहाँ पे तो m इंटू एम इनवर्स कुछ बन जाता i। अब आप बिल्कुल सही बोले, सही पकड़े हैं बात को। अब ये जो इन दोनों साथ ले लूंगा, और इस mn को क्या लिख दूंगा बेटा, nm, एसोसिएटिव लॉ पहले है यहाँ, फिर उसके बाद गिवन है उसका यूज कर रहा हूं, है ना। तो ये हो गया nm। पता है हम एक क्वेश्चन नहीं करते, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं उससे बहुत सारी बातें सीखते हैं। अब ये वाले एसोसिएट कर लेंगे, एडजेसेंट को एसोसिएट करते हैं, वही एसोसिएटिव लॉ होता है, आप जानते हैं, प्रोडक्ट के रूप में। ये क्या बन गया जी, आई, और दोबारा सोचो आई तो फिर से खत्म बेचारा, जस्ट लाइक 1, तो m n इंटू एन इनवर्स फिर पास पास आ गए भाई, और m, तो ये क्या बन गया दोबारा से आई, और भैया आई फिर खत्म तो -m इंटू एम -m², तो इसका आंसर है सी। तो चलो स्टेटमेंट्स में से इसकी सिमेट्रिक हटाना है बस, नॉन सिंगुलर हटाना है बस, वो गलती से आ गया है पिक्चर में, और कुछ नहीं है। और सब क्वेश्चन में सिंपल बेसिक चीजें हैं, कोई भी अच्छी नहीं जो आपको नहीं पढ़ाई गई। क्लियर है भाई, चल दूं आगे। Yes. सर नॉन सिंगुलर तो देना पड़ेगा वरना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4/4 कर देगा तो सही है। यू आर राइट, लेकिन अगर 4/4 कर देगा कहीं और दिक्कत तो नहीं होगी, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, कहीं उसकी प्रॉपर्टी भी यूज नहीं, सही कह रहा कोई, है ना, क्यों भाई, कि डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 कहीं यूज हुआ हो तो वो तो यूज हुआ ही नहीं है, तो इसे अलग से लिखना चाहिए ना, अलग से क्या सब सारा गड़बड़ है। 4 को 4x4 करके चल जाएगा ना, क्यों भाई, जी सर, ऑर्डर बदल लेते हैं। हाँ ऑर्डर बदल लो, या 2x2 जो भी हो वो कर लो, अब क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो गया है। चलो जी, आपकी बात मान ली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो चलो आपने बड़ा अच्छा बताया, और गुड, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पैसेज के बाद कौन सा लिखा हुआ है देखो, नहीं तो बेकार सा क्वेश्चन है, करोगे इसको 11 से 13 पार्ट करने मन है, एडवांस का है ये पैसेज वाला, कॉम्प्रिहेंशन वाला, लिखूं बताओ, बताओ, तुम्हारा मन तो लिख दो, तुम मना ही नहीं कर रहे। वैसे मुझे ये क्वेश्चन बेकार से लगता है भाई, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग वाली कोई नई चीज सिखा के नहीं जा रहा है ये, एक मिनट, कोई नई चीज सिखा के नहीं जा रहा है, एक मिनट, इसका पार्ट भी दो, क्वेश्चन भी देखना, क्वेश्चन कौन सा है, ये तो लास्ट क्लास का मामला है सारा, ये आ गया, ये रहे इसके पार्ट, ये वो है जैसे कहते थे ना कि 12th का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये 2006 में वैसे तो आया हुआ है, लेकिन कोई खास नहीं है,
अरे वो क्वेश्चन मैंने कहा लिख लिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो तो किसी और पेज पे चला गया क्यों भाई? तो आपने व्हाइट पेज पे लिया। अरे वाइट पे तो लिया था, पर वो है किस पेज पे? वो आगे होगा मुझे लग रहा है इससे। एक मिनट रुको, वो पीछे वाले पेज पे होगा। अब कैसे करूं? उसी पेज पे कर लेता हूँ क्वेश्चन, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोनों को दोनों अलग पेज पे एक काम करते हैं। एक काम समझ में आया। एक तो मुझे थोड़ा सा, हमारा वो क्वेश्चन चला कर गया वाला जो हमने लिखा था अभी, ये रहा है, ये रहा। अब इस क्वेश्चन को मैं उस पेज पे कैसे ला सकता हूँ? कॉपी करना आता है किसी बच्चे को? कोई? अच्छा एक काम करो, सीधी सी बात, नो बकवास। पहले हम इस क्वेश्चन इतना नोट कर लेते हैं। तुम इसे जो हल्का सा नोट करो क्या कहता है ये क्वेश्चन, ठीक है? फिर आगे चलेंगे। हल्का सा नोट कर लो ताकि मैं कुछ गड़बड़ भी करूं तो तुम्हें ऐसा दिक्कत ना हो। भाई इतना नोट कर लो कि एक मैट्रिक्स ए है, U1 U2 U3 कॉलम मैट्रिक्स है, 3x3 की U मैट्रिक्स है। अच्छा, और U1 U2 U3 इस तरह से आ रही है। इवेल्युएट द डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर उसको देखें कहाँ ले जाऊंगा। लिख लो बेटा एक बार थोड़ा सा, तो ध्यान रहेगा आपको। लिख जाए तो बता देना भाई। सर लिख लिया। लिख लिया? यस सर। No, sir. लिख लो कोई बात नहीं। अरे भाई आप सबको ईद मुबारक। आज तो ईद आपके है। नहीं नहीं, ईद नहीं, वो भी तो परशुराम जयंती भी तो आज, या नहीं? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ठीक है, ये तो त्योहार बना दिया है। और वैसे हमारी परशुराम जयंती भी है। आप तो जानते नहीं हो परशुराम कौन है, क्यों भाई? जानते हैं। जानते हैं जानते हैं सर। सर जानते हैं। जानते हो तो आज उनका भी शायद हैप्पी बर्थडे है। सही कह रहा हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। किसको पता था? एक बच्चे। सर मुझे पता था। अब नाम तो बता दे कर। सर मुझे सर विक्रम पता था। चलो अच्छी बात है। वो हमारे भगवान हुए, हमें उनको याद करना चाहिए। चलो जी, अब क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया है ना। अब 2 मिनट के लिए हम वहां पहुंचते हैं उसी पेज पे। इसे कॉपी करना तो मुझे आता ही नहीं। Sir, control C. क्या करूं? कंट्रोल? Sir, control plus C. कंट्रोल सी कर दूं? ले भाई कंट्रोल सी कर दिया। अब क्या करूं? उस पेज पे पहुंचूं? Yes, sir. ले कंट्रोल सी कर दिया और मैं उस पेज पे आ गया जहां पे मुझे चाहिए। ये रहा वाला पेज। अब Sir, control V. कंट्रोल वी। ये तो कुछ और ही आ गया इसमें तो। क्यों भाई? ये तो वो आ गई तुम्हारी मीटिंग, है ना? Yes. तो ये डिलीट कैसे हो गया अभी ये? अब बोल। अंडू कर दीजिए। अंडू किससे करूं अंडू? सर ऊपर से अंडू कर दीजिए। कंट्रोल किससे? Sir, ऊपर undo दीजिए. जेड। कंट्रोल जेड। चलो यार, अब तुमने ए भी नोट कर लिया, हम टाइम किल नहीं करेंगे यार। सब आ चुका है। यू तो नोट कर लिया। क्या कहता है? डिटरमिनेंट ऑफ यू की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है ना, तो इसके लिए यू होना चाहिए। अब मुझे बताओ आपको क्या इक्वेशन गिवन थी? पहले हम स्टार्ट करें, जल्दी से बोलो। यू इंटू क्या लिखा था? सर AU1 is equals to एक मिनट, ए यू वन था? ए यस सर, वो yes, मैट्रिक्स sir. Sir, एक मिनट, AU1 into ए यू AU3. वन इक्वल टू 100। 100। अब पूरा ही बोल दो। ए यू टी क्या था? सर 230 230। ए यू थ्री क्या था? 231 231। 231।
और U1 U2 U3 क्या है बेटा? U के कुछ पार्ट है क्या? सर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम। अच्छा तो U बोल दो क्या है पूरा? U बोलो बेटा क्या है? सर सर ए दिया हुआ है, हमें यू सर नहीं ए दिया हुआ है। सर ए दे रखा है, ये A है? यस सर। A बोल दो क्या है? 100 100 210 210 321। 321। ठीक है, कोई बात नहीं। A लिखेंगे यानी U1 U2 U3 आर द कॉलम्स ऑफ U है, तो लेट इट बी U। A1 A2 A3 B1 B2 B3 सही चल रहा है। U तो 3/3 दे रखा है ना, और इसका फर्स्ट कॉलम U1 है, तो ठीक है। A की वैल्यू रखो यहाँ पे 100 210 321, और U1 का कहां से चुराना है? U के कॉलम से। तो कॉलम उठा लो, उसका पहला कॉलम A1 B1 C1। तो देखो बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं कराना नहीं चाह रहा था पर दिख गया और आप में से किसी ने मना नहीं करा, इसका मतलब आपने करा नहीं हुआ था। मल्टीप्लाई करो, क्या मिल गया बेटा? A1 = 1, फिर मल्टीप्लाई करो सेकंड रो को लेके कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2A1 + B1 + 0 = 0, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो तो 3A1 + 2B1 + C1 = 0। तो यहाँ से A1 को 1 रखेंगे तो B1 क्या मिलेगा बेटा आपको बताओ? -2। और A1 को 1 रखा इस इक्वेशन में बेटा, और B1 को -2 रख दिया, एंड C1। तो बताइए C1 आपको क्या मिल गया? 3 और -4, तो 1 मिल गया। ठीक है जी। तो सिमिलरली आप जल्दी से अगला पार्ट कर लें इसमें से उठा के। क्या अब की बार इसकी वैल्यू रख दो A की दोबारा से इस वाली मैट्रिक्स के लिए 100, तो मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देयर इज नो यूज ऑफ माइंड। U1 उठा लो, U1 U2 उठाओ सॉरी, तो कहां से मिलेगा? यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? उसका सेकंड कॉलम A2 B2 एंड C2, और इसको कंपेयर किससे करना है? 2 3 और 0 से। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? कर दो मल्टीप्लाई सीधा। A1 = 2, अब सेकंड रो को लिया तो 2A2 + B2 = 3, थर्ड रो को लिया 3A2 + 2B2 + C2 = 0। हाँ जी, A2 को 2 यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा? P2 की वैल्यू -1। -1। गुड। और A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर रहा हूँ, देख रहे हो ना बेटा? तो सर C2 ये की वैल्यू, A2 = 2 होगा ना, A1 = 2 लिखा। अच्छा A2 सॉरी, तब भी आगे तो A2 यूज करा है। चल तो कितना है? 6 - 2 4, यानी -4 आ गया C2। सही चल रहा है? अब क्या लूं कि सर थर्ड इक्वेशन ले लो, तो थर्ड के लिए थर्ड कलर, तो A को फिर लिखो 100 210 321, और इसको लिख लो बेटा थर्ड कॉलम, दैट इज डेफिनेटली A3 B3 C3। साथ साथ करना चाहिए बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं, जो तुम्हें समझाने वाली बात भी हो। हाँ जी, A3 कितना मिल गया डायरेक्टली? 2, जब फर्स्ट रो को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को लो तो 2A3 + B3 = 3, और एक थर्ड इक्वेशन थर्ड रो को लेकर मल्टीप्लाई करो 3A3 2B3 और C3 = 0। हाँ जी, अब ये इसमें A2 की 1 रखेंगे ना सर RHS में? है, ये 1 है। RHS। ठीक है थैंक यू बेटा। अब A3 की वैल्यू 2 रख लो, 2 2 4 हो जाएगा, हो जाएगा, तो B3 कितना मिल जाएगा? -1। तो ये भी आ गया -1। अब A3 की वैल्यू 2 है, और B3 की वैल्यू -1 है, और C3 -1 के बराबर है। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? 6, और ये बना -2, 6 4 हो गया, उधर जाएगा तो -5 आएगा, -5 आएगा ना? बताइए। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी इंजीनियरिंग वाली काम नहीं हुआ है, तो ये हुआ कि 12th में भी क्वेश्चन लिखा होता है ये RD शर्मा में, तो भी हो गया होता है यहाँ तक। अब आपसे U का मॉडल्स पूछा, तो U तो तैयार हो गया भाई, नहीं हुआ? सर जो हाँ लास्ट बोलो। इक्वेशन थी उसमें =1 था, वो =1 नहीं था। ओ भाई यार, अभी कल ये सोचा था। अच्छा वहां तो लिखा 1, यहाँ लिख दिया मैंने -1 है, ये 1 है ना?
और अब क्या होगा, 6 - 2 -3 -3। चलो गुड, यानी आप कर रहे हो तभी आपको मेरी मिस्टेक मिल रही है, ऐसे ही बच्चों नीचे पढ़ने वाले। क्या लिखा था, -3। अब बेटा Yes, यू sir. कंस्ट्रक्ट कर लो जल्दी, सब बच्चे यू बना लो अपना, यू क्या बन के तैयार हो गया। A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। हाँ जी, यू तैयार हो गया, ठीक है। क्या पूछ रहा है पहले पार्ट में, क्या डिटरमिनेंट ऑफ यू निकाल लोगे। 1 × 3 - 4 माइनस, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, -2 × क्या बनेगा 6 + 1 एंड +2 × 8 + 1। हाँ जी, कितना हो गया, -1, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। तो यहाँ से तो बन गया जी प्लस का 4, ये 3 आ रहा है इसका डिटरमिनेंट, चेक करो। यस सर। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया बच्चे, ए। आगे क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इनवर्स। तो देखो ये तो बिल्कुल 12th का क्वेश्चन लग रहा होगा अब। अच्छा अब एक चीज देखो यार, चलो एक पार्ट में इसने हमसे ऐसी चीज करा ली जिसका हमें मार्क्स मिल गए, अगर वो चाहता तो यू का डिटरमिनेंट पूछता भी ना। और लास्ट क्लास में मैंने या लास्ट वीडियो में समझो आपको यू इनवर्स जल्दी से निकालना सिखाया था, तो करें फिर इसको एक बार अप्लाई करें उस तरह से। क्या सिखाया था, यू इनवर्स 1/u डिटरमिनेंट, और फिर क्या लिखा था एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो मैंने उसके लिए सीधा सीधा क्या सिखाया था कि डिटरमिनेंट्स तो डिवाइड कर दो, और यहाँ सीधा ट्रांसपोज करके ही लिखेंगे। तो फिर ये बात हुई थी आपके मेरे बीच में कि सबसे पहले कौन से एलिमेंट फाइंड करेंगे बेटा, डायगोनल वाले। भाई मेरे बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं, बस ये अच्छी बात है कि आप बोले, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट्स का ट्रांसपोज करेंगे तो भी वो एडजॉइंट का ट्रांसपोज करके वहीं आ जाएगा। तो एडजॉइंट कैसे बनता है, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स तैयार होता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोज लेते हैं। तो ठीक है, 1 वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पे क्या लिखा जाएगा बोलो, कोफैक्टर निकालो, इसका कितना बना 3 माइनस कितना 4, तो यहाँ -1 आएगा, और इनके सबके साइन वो भी होते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं ना। Yes. डायगोनल पे सारे साइन पॉजिटिव होते हैं ना। Yes, sir. इसका मतलब -1 ही रहेगा यहाँ पे। हाँ जी, A2 वाली पोजीशन पे निकालो कोफैक्टर, क्या बनेगा, ये दोनों कट करेंगे, क्या बनेगा -3 और -2, कितना हो गया -5। तो -5 ही रहेगा ना, -5 दिमाग पे रख लिया और ये लिख दिया, यहाँ क्या था -1 या -5। हाँ जी, अब A33 वाली पोजीशन देखो क्या बनेगा, 1 प्लस, बोलो बोलो Sir, 3. 1 + 4 आएगा ना बेटा, तो 5 बनेगा ना। -1। अच्छा -1 सॉरी -1 + 4 कितना हो गया 3. 3। चलो जी, डायगोनल वाले एलिमेंट आ गए। अब मैं इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं कोफैक्टर, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, A12 के कॉरस्पॉन्डिंग, या नहीं। Yes, sir. क्या मिलेगा बताओ मुझे, जल्दी कैलकुलेशन करो। 6 + 1 यानी 7 मिलेगा, है ना। Minus का 7, sir. और इसके ऊपर माइनस भी होता है, लेकिन हम इसे इस पोजीशन पे ना लिख के कहाँ लिखेंगे, इसकी इमेज बना के 1 पे डायगोनल के अबाउट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, सही है नहीं, क्योंकि इससे इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम आते किस पोजीशन पे, एक बार सुनो, -7 दिमाग पे रखना, ये तो हो गया -7। अब इस पोजीशन को कट कर रहा हूं, यानी A13 का मैं क्या निकाल रहा हूं, कोफैक्टर। तो इसका साइन भी माइनस नहीं प्लस ही आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या मिला ये 8 + 1 9 बन गया, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा 9, इसकी इमेज डायगोनल के अबाउट इमेज, तो 9 यहाँ लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. तो पहले 9 बाद में लिखता, पहले कट कर लूं, क्योंकि फिर गंदगी हो जाती है। 9 यहाँ लिख लिया। अब किस पोजीशन पे आया मैं, -2 की पोजीशन पे, तो इसका इमेज कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। ये A कौन सा नंबर दिखाया, तो A
521 है, बनेगा किससे? A12 मिलेगा इससे में, ये वाला पोजीशन। Yes. तो ठीक है, चलो इसका कट करके कोफैक्टर निकालो। कितना ना, -6 और +8, कितना बन गया? 2। लेकिन इसके आगे माइनस भी होगा, जी सर। तो माइनस का 2 मुझे कहाँ लिखना है? A1 A12, तो -2 आ गया। बहुत टाइम नहीं लग रहा बेटा, कभी सोचो टाइम लग रहा है। अब आ जाओ इस पोजीशन पे, इससे क्रॉसपोंडिंग कट लगाओ, यानी यहाँ पे 9 ये लिखा जाएगा। यहाँ पे बोलो कितना बनेगा? 0 2 और +2, Sir, 0. हाँ 0 बनेगा। तो मैं इसकी पोजीशन पे यहाँ ना लिख के इसके इमेज पे लिख देता हूँ, जो डायगोनल के अबाउट इमेज मिलेगी तो वो यहाँ बनेगा, ठीक है। जी सर। yes तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ए कहाँ पे आएगा भाई 0? यहाँ आएगा ना, A13, वेरी गुड। अब 4 क्रॉसपोंडिंग -4 क्रॉसपोंडिंग ढूंढो, क्या बनेगा? कोफैक्टर। पहली बात तो साइन माइनस होगा, ठीक है। दूसरा ये होगा 1 + 2, 1 + 4, कितना बना? -1 + 4, कितना बनेगा? 3 + 3 3 प्लस का 3 नेगेटिव। बनेगा। तो 3 तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें। yes sir जी ये कहाँ पे लिखा जाएगा? A2 इसकी जगह इसकी इमेज यहाँ पर। क्या लिखूं बताओ? minus -3 अब ये क्या हट गया? एक मिनट रुकना, 0 था 0 यहाँ। Sir, 0 हट गया. ऊपर था वो 0 था, ऊपर था यहाँ पे, पक्का। yes sir जी सर। अब इसके करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पे कट लगाना चाहिए, ये वाला A2 किस पे? A23 पे, तो A32 पे आ जाएगा वो, है ना एलिमेंट। अच्छा ये भी ध्यान रखो, ये माइनस का मिलेगा, तो ये बना -4 और -2, माइनस हो गया 6, -6 -6 +6 आ गया। लो जी, निकल गया आपका, क्या कहते हैं, इनवर्स। In- 6 आया था, -6 आया था भाई, Sir, 6. 6। तो इनवर्स भी आ गया। अब उसने हमसे पूछा क्या है, बताओ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू इनवर्स। आप ही बताओ कौन ऐसा बच्चा हो जिस क्वेश्चन छोड़ के आया होगा भाई। सम ऑफ एलिमेंट क्या बनेंगे बोलो? इन सबको जोड़ो, कितना बना? -3। इन सबको जोड़ो, -3 कितना बना? -15, है ना। इन सबको जोड़ो, कितना बना? 18। 18 सबके नीचे 1/3, ये भी ध्यान रखना कभी 3 छोड़ जाओ। कितना जी बच सर। गया? 0। 0 0 तो अच्छा किसी ने छोड़ भी दिया हो तो गड़बड़ नहीं होगी उसकी, है ना। yes sir अब बच्चे तो जाते बेचारा वो। अब देखो यार, इस पार्ट को मैं नहीं करूंगा, इसने कह दिया यू को बीच में रख के ना मल्टीप्लाई कर दो, और द वैल्यू ऑफ दिस कैसे निकल जाएगी भाई? कोई चीज मिसप्रिंट है, मैट्रिक्स आएगी ना वो तो। अच्छा ये वो आती होगी फिर 1/1 की मैट्रिक्स आती होगी शायद। yes sir जी हाँ सर। तो इसे कायदे से उसे मैट्रिक्स मिल रहा चाहिए था ऑप्शंस को, या नहीं? yes sir तो इसको मैं नहीं करूंगा, ये टाइम किल कर देगा, कोई फायदा नहीं। आगे चलो, है ना, तो कोई फायदा नहीं है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ये शायद 15 तो मैंने आपको करा दिया अगर याद हो तो, 2017 वाला, yes sir है ना। ये तो होगा, तो ये और देख लो, इस क्वेश्चन को जब मैंने एक बार पहले कराया था तो बच्चों ने गलती की थी। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन में गलती फिर से करते हैं। चलिए इसको डाल लो, बेस्ट क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ये क्वेश्चन हमेशा। जरा एक बार नोट करो हल्का सा, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ ना, फिर मुझे स्टार्ट करवा देना पानी लेकर। बताओ बताओ। सर मृदुल। मर्दुल को याद आ गया, और हर्षिता हर्षिता बताएगी जरा, बता हर्षिता। सही किया था क्वेश्चन, ये याद आया। वो तेरी ऐसी की तैसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान आया नहीं यार, ये बता। चल कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। मृदुल तेरे को सॉल्यूशन भी याद आ गया है? नहीं yes sir याद है ये तो। देखो इसमें, चलो याद है तो एक बार शेयर कर दी दे। सर दो सोल्यूशन है, एक तो है कि हम x² y² z² को xyz मान लें और फिर करें, तो उसमें हमारे जो आएंगे यूनिक सोल्यूशन आएंगे, पर वो x² y² z² के यूनिक आएंगे, तो फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x y z के दो रूट्स आएंगे और उससे भी फाइनाइटली मेनी आएगा। लेकिन स्टूडेंट जैसे तुम पहले कह रहे थे वैसे करना चाहेगा। यस सर। दूसरा सॉल्यूशन भी बढ़िया है आपका, मुझे तो अच्छा लगा।
चलो यानी कि याद है। देखो भाई इसमें क्या होता है, जनरली बच्चा गड़बड़ क्या करता है कि वो बिल्कुल जैसे उसने पढ़ा है 12th में उस तरह से लेता है और इसको उससे कैपिटल एक्स मान लेता है। ये तो उसकी 10th की आदत है, नहीं समझे। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को कैपिटल वाई मानता है और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को कैपिटल जेड मानता है। तो उस तरह से जो इक्वेशन 1 है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बोलो, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, फिर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप कई बुक्स में जो सॉल्यूशन देखें वो गलत देखेंगे, वो अब फिर दोबारा से रेक्टिफाई होके आए। तो स्टूडेंट जब इसके सॉल्यूशन की बात करता है तो उससे पढ़ा होता है, वो डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा निकालता है क्रैमर रूल से, या नहीं। तो ये 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 1 1, तो डेल्टा निकालने पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है बेटा, ये 4 आती है। आई थिंक मैं ठीक बोल रहा हूँ। फोर ही आएगी, देखना चेक करना, चेक करो भाई, या मैं निकालू। -4 आ रही है पक्का, निकाल देता हूँ। -4 है, यस सर। चलो जी -4 लिख दी। ठीक, तो बच्चा यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं जो हल्के होते हैं वो ये गड़बड़ करते हैं, सीधा कहते हैं जी -4 है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और वो किस पे आंसर जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन पे, और ये गलत है। गलत की वजह आपको भी पता पड़ जाएगी, देखो कैसे गलत है। अब एक मिनट के लिए डेल्टा एक्स निकाल लो। डेल्टा एक्स क्या मिलेगा, ये आपके एक्स वाई जेड नहीं थे, ये आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर थे। तो इसमें क्या करते हैं, जो डेल्टा एक्स निकालने में जो एक्स वाला कॉलम होता है ना, ये वाला एक्स वाला कॉलम, इसको हटा के इधर वाला कॉलम ये रख देते हैं 1 1 1, और सब सेम होता है। सबको याद होगा क्रैमर रूल, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी, यहाँ से डेल्टा एक्स निकालिए, कितना आ रहा है, शायद ये भी -4 ही आएगा फिर। चेक कर लो जल्दी से, अगर ये -4 तो ये -4 ही आएगा। किसी का आया -4 ये सर 4 आ रहा है। 4 या -4? -4 -4। तो इससे कंफर्म हो गया कि एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा से -4 अपॉन -4, ये 1 आ गई, और एक्स क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से साफ पता पड़ गया कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आई, यूनिक नहीं, 2 वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप जब डेल्टा वाई निकालेंगे वो भी -4 आएगा, डेल्टा जेड निकालेंगे वो भी -4 आएगा। तो एक्स, इससे एक्स वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वाई कितना होगा, प्लस माइनस बी आ जाएगा सिमिलरली, और जेड भी प्लस माइनस सी आ जाएगा। तो सॉल्यूशन तुम्हारे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस सी आ जाएगा, मैं ठीक बोलता हूँ। और फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है 8 सॉल्यूशन है। एक बार प्लस 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 लिया, माइनस 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 लिया, एक बार, अरे सबके 2 वेज है ना, 2 × 2 जी सर। तो जनरली हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये हमारे प्लेन से, पर प्लेन आपने गड़बड़ कराया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा था, एक्स नहीं लिखा था यहाँ पे, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा था, ना कि यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखे थे। तो क्वेश्चन में ये गलती है, मतलब गड़बड़ हो जाती है इससे। तो इसके फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दूसरे यहाँ 8 भी नहीं लिखा, तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो गया बेटा, ये आंसर है। डी। अच्छा, इससे बढ़िया सॉल्यूशन अभी मृदुल ने बताया कि सर इतनी ज्यादा दिमाग में लगाओ, लेकिन हमारा पता है जब भी सॉल्यूशंस की बात आती है तो क्रैमर रूल दिमाग में आता ही आता है। मृदुल ने बताया शुरू के 2 ही क्वेश्चन क्या करते भाई, सर ऐड कर दो, ऐड कर दे, तो ये कहानी खत्म हो गई इसकी दोनों की, और ये खत्म होगी। तो या तो साफ ही दिख रहा है बेटा 2a स्क्वायर 2 आ गया सॉल्यूशन, जो अपनी मेहनत करके निकाला प्लस माइनस है। ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगी, बाद की 2 को ऐड कर ले, इससे तुम्हारी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y कटेगा और x कटेगा, तो यहाँ z की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस बी जेड। तो फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एक ही लाइन में खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें बच्चा गलती भी करता है, डेल्टा को 0 नॉट इक्वल टू 0 लेके। ठीक है, आगे चले बेटा। यस। चलो, ये वाला शायद हम कर चुके। अब एक काम करते हैं,
जो डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इसमें मैट्रिसेस एडिट मास। चलो अच्छा जी, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये जेई में ना एडवांस है, ये एडवांस ही है, एडवांस ही है। एक मिनट जरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ एक दो क्वेश्चन नए से निकालता हूँ। अगला पेज देखो क्या कहता है। ठीक, अगला पेज देखते हैं। अच्छा, ये एक मैचिंग करें, ये वाला कॉलम वाला, क्या भाई करना चाहोगे? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2008 का, लेकिन अच्छा है। मन है या छुट्टी करें, बताओ? सर करवा दो। करा दो। करवा दो। चलो तो कर लेते हैं, तो आप कहे तो कर लेते हैं। अब मैंने इसका तरीका दूसरा ढूंढ लिया है, क्वेश्चन को बार-बार देखने में गड़बड़ होती है। मैचिंग वाला नहीं, तो ये आ जाएगा इसी पेज पे। अब तुम ढूंढ देना मुझे कहाँ है इस पेज पे है। वैसे कॉपी का इसमें चक्कर है, मुझे बना करना नहीं आता है ना, आता नहीं मुझे करना। ले भाई, काम तो हो ही गया। वो भाई साहब देख रहे हो क्या सेट बैठा है, हैं? हद्दी हो Yes, गई। sir. इतना तो मैंने भी सोचा था। आ जाओ, अब टाइम नहीं लगा, कम से कम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। क्या है ये, कई बार वो जो है ना अपना स्ट्रेट लाइंस के ऊपर भी क्वेश्चन बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं कि वो जो है इसके अंदर जेड नहीं लेते तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी, तो तीनों लाइंस का इक्वेशन है। अब इसके अंदर एक हमने 11th में कंसेप्ट पढ़ा था, जब इसका पहले ऑप्शन को देखते हैं तो उसमें लिखा है L1 L2 L3 आर कनकरेंट। ठीक है, कनकरेंट से मीनिंग क्या होता है, अगर याद हो, नहीं भी याद हो तो करना तो है ही। अगर तीन लाइन कनकरेंट है तो इसका मीनिंग दे आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट। और इसमें कंसेप्ट होता है कि अगर A1X म्यूट रखो बेटा, B1Y सारे बर्तनों की आवाज आ रही है, A2X या बर्तन वर्तन धो रहा होगा बच्चा लड़का हमारा, कि काम भी करते रहेंगे पढ़ते भी रहेंगे, क्यों भाई? तो अगर तीन लाइंस आपको ऐसे गिवन है एंड दे आर सेट टू बी, अकाउंट में कहा जाता है कि वो या वो होती हैं कनकरेंट, तो उनका जो कोफिशिएंट्स है, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 0 हुआ। इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि इन तीन से बनने वाले एरिया वैसे तो 0 बनेगा, एक लाइन से पास हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है। कोई बच्चा केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल पहुंच जाता है, वहां पर ये पॉइंट यूज होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद आया? अरे यार, ये वर्टिसेस यूज होती हैं जब एरिया ऑफ आता है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और हाफ भी आता है इसके आगे। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है बाय दीज थ्री वर्टिसेस। दैट इज अनदर थिंग एंड दैट इज अदर थिंग। आप ध्यान रखेंगे इस बात को या नहीं? जी सर। क्योंकि एक जैसा लगता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिखाया कि ये अगर तीनों वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एंड दैट इज नॉट एरिया। ये कब बनेगा, जब आप जो है क्या करेंगे कि लाइंस आर कनकरेंट, तो तब आपका डिटरमिनेंट 0 होगा। जो बच्चा नहीं समझना चाहता तो वो ऐसे कर सकता है, जिस बच्चे को ये नहीं पता और वो अपने आप को कंफर्म करना चाहता है कि 11 में कुछ बच्चों तो नहीं पढ़ते, तो आप शुरू की पहली और आखिरी लाइन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं सॉल्व करके। अगर दो लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगी कट करके करेंगी तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा L1 और किसका, L3 का। और ये तीसरी लाइन भी अगर यहां से निकलेगी तो जो पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो आपको के की वैल्यू वही आएगी जो डिटरमिनेंट को 0 रखने से आ रही है। चलो जी रखो जी, क्या आएंगे 1 3 -5 3
-k -1 5 2 -12। जल्दी से इससे k की वैल्यू मुझे निकाल के दिखा दो, लाइंस टू बी कंकरेंट, अगर लाइंस कंकरेंट हो जाए। बोलो k की वैल्यू क्या है? अरे सॉल्व नहीं कर रहे क्या? मैं करूं? बोलिए। k की वैल्यू 5 आ रही है, इंदु k की वैल्यू 5, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? a का बेटा, a का s ट्रू हो गया है, तो a क्या आ गया? हमने s लिख दिया, तो पहला पार्ट खत्म हो गया। अब क्या कहता है, अगले पार्ट को ध्यान से पढ़िए। इट इज गिवन दैट वन ऑफ L1 L2 L3 आर पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू। ठीक है, कोई एक या तो दो के पैरेलल हो जाए, ये या तो एक के पैरेलल हो जाए किसी, या वो दूसरी दोनों के भी पैरेलल हो जाए, वो वाली दोनों बाकी के पैरेलल, एटलीस्ट आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, हमने पढ़ा था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये क्या थी दो लाइन के लिए कंडीशन, जब क्या लाइन एक पॉइंट पे मीट करती थी? 10th की बात है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो क्या होता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, यानी कि नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑब्टेन्ड, यानी कि इसे इनकंसिस्टेंट बोलना चाहिए कायदे से, और इसको कंसिस्टेंट बोलना चाहिए, सॉल्यूशन आ रहा है। और अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो लाइन ओवरलैप कर देंगे, ओवरलैपिंग, और इस पे इनफाइनली मैंने सॉल्यूशन होंगे डेफिनेटली, है ना। तो वही कुछ बात हो रही है कि वन ऑफ द लाइन L1 L2 L3 B की बात कर रहा हूं, टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू, यानी किसी दो के। तो हम, अरे ये कहाँ पहुंच गया भाई, ये कहाँ गए, कहाँ आ गए हम, कहाँ है भाई? अंडू का देखो, अंडू वाला, अरे इसी पेज पे था ना वो। यस सर, ये रहा, वो थोड़ा डार्क हो गया। हाँ जी चलो, तो अब हमने क्या किया कि सर, अच्छा एक मिनट ध्यान से देखो, अगर आप L1 और L3 की तरफ जाके देखो जरा, क्या ये आपको पैरेलल नजर आती है? L1 और L3, बात करो L1 L3 से, साफ दिख रहा है L1 का एक्स कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, और यहाँ पे कितना 5, और यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे कितना 2। क्या ये बराबर है कोएफिशिएंट? नो सर। तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है सर, या नहीं? अरे के अपना कुछ भी ऐसे सिख रहा है, के तो L2 में है ना, के L1 और L3 में तो नहीं है। यस सर। तो इसे तो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने से किसी दम नहीं रोक ले, क्योंकि के तो बेचारा L2 में लाई करता है। यस सर। तो L1 तो L3 के पैरेलल हो नहीं सकती, वो तो इंटरसेक्टिंग के साथ। तो मेरा काम किसके साथ है? केवल एक तो L2 का L1 के साथ, एक तो L2 का L1 के साथ, एक L2 का L3 के साथ, यही चेक करूंगा। तो ठीक है, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहा था उसने? पैरेलल, पैरेलल की बात हो रही है। पैरेलल के लिए क्या करूंगा जी? बोलो 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 बोलो। L1 और L3 की तरफ देख रहा हूँ, नहीं L1 और L2 की तरफ से, L1 एंड L2 की तरफ से देख रहा हूँ। यहाँ कब देखा था मैंने? L1 और L3 की तरफ से देखा था, ठीक है नहीं? तब मुझे पता पड़ा दे आर इंटरसेक्टिंग, कहीं भी एक पॉइंट पे मीट कर रही है। अब L1 और L2 की तरफ देखो भाई, A1/A2 इज इक्वल टू क्या B1/B2 बनाना, पैरेलल बनाना ना, इज इक्वल टू C1/C2। पैरेलल में ये नॉट इक्वल होना चाहिए, तो इससे k की वैल्यू क्या आ गई? -6। -9। k -9 आएगा, सॉरी -9। तो अगर k की वैल्यू -9 होगी तो ये तो बराबर है ही नहीं है, कभी भी दिख ही रहा है। ये 1/3 बन रहा है बेटा, ये 5 बन रहा है। तो 1/5 तो 5 के बराबर नहीं होता, एब्सर्ड रिजल्ट हो गया इसमें। लेकिन हाँ, इसको देख सकते हैं, k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -9, क्योंकि अगर आपने k को यहाँ -9 रख दिया
तो महसूस करो ये -9 रखते ही ये 1/3 बराबर हो जाएंगे और ये रेशो बराबर नहीं होगा, तो हम ये कह पाएंगे पैरेलल है। मैं ठीक बोला है नहीं? एक बार बोलूं, अगर के को मैंने मैं -9 रखा तो ये 1/3 हो जाए, ये भी 1/3, दोनों 1/3 बन गए बेटा। ये भी 1/3, ये भी 1/3 बन जाए 9 रखते ही। तो ये 1/3 ये 1/3 बनेगा, लेकिन ये तो बराबर नहीं बनेगा कि हाँ सर, तो इसका मतलब L1 और L2 कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल। तो ये कहानी ठीक हो गई। अब किसकी तरफ से देखो बताओ? L2 and L3 के L2 L2 और L3 की तरफ से देखो। L2 और L3 में क्या दिखा दिया? 3/5 और -k/2 नॉट इक्वल टू 1/12। तो सीधी बात है 1/12 की ये तो बराबर है नहीं, ठीक है, लेकिन इसको बराबर हो सकता है। तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ से -6/5। 6/5। अब खुद सोचो, अगर k को मैंने यहाँ -6/5 रखा तो ये दोनों बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो A1/A2 B1/B2 बराबर हो गए, A1/A2 B1/B2 बराबर हो गए। और A1/A2 B1/B2 अगर बराबर हो गए तो C1/C2 बराबर तो कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये तो 3/5 है और ये 1/12, ये तो बराबर होंगे नहीं। लेकिन ये 6/5 यहाँ के की रखने पे दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये इसके बराबर नहीं आएगा C1/C2। तो यानी लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। आया समझ में नहीं? यस सर। जी सर। तो ये भी पैरेलल के लिए कंडीशन है, यानी एटलीस्ट 2 पेयर, ये 2 पेयर, एटलीस्ट एग्जैक्टली ये 2 पेयर तुम्हारे हो सकते हैं। तीसरा पेयर तो होगा ही नहीं, इस बारे में हम बात कर चुके। तो इसका मतलब पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या बनी? के या तो -9 हो या 6/5। जब देखना है मुझे -9 और 6/5, P and Q ऑप्शन। -9 और 6/5, तो P एंड Q। तो यानी कि ऑप्शन बी का रिजल्ट मिल गया हमें, P एंड Q। समझ में आया? सर Q तो -6/5 है। मतलब सर ऑप्शन में रखा है वो Q -6/5 दे रखा है। किससे -6/5 तो आ रहा है? के की वैल्यू ठीक तो है। चलो समझ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता है L1 L2 L3 फॉर्म अ ट्राइंगल। अब एक चीज बताओ, L1 L2 L3 फॉर्म अ ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? कि ट्राइंगल बनाए, और ट्राइंगल कब बनेगा? ट्राइंगल तभी बनेगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि L1 और L3, बस अभी 2 मिनट, L1 और L3 फॉर्म में ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कब बनेगा? L1 और L3 तो हमेशा कैसी इंटरसेक्टिंग, या नहीं? जी सर। अच्छा, अगर ये वाली और ये वाली आपस में क्या ना हो, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल हो ना, तो ट्राइंगल बन ही जाएगा, यानी ये इंटरसेक्टर है। कोइंसाइड तो हो नहीं सकती। कोइंसाइड के लिए तो 5/12 समझने की कोशिश करना। कोइंसाइड के लिए तो C1/C2 रेशियो भी सेम होना चाहिए, नहीं? यस सर। समझ रहे? वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 5/12 बनेगा, ये 1/5/1 बनेगा, ये 1/12 बनेगा। तो C1/C2 रेशियो तो बराबर बनेगा ही नहीं, यानी कि तीनों में से कोई भी 2 लाइन कोइंसाइड तो करेंगी नहीं। पहले बात सुनाई दी है नहीं? क्योंकि C1/C2 C2/C3 और C1/C3 कभी बराबर नहीं आएंगे, कंफर्म है। तो इसका मीनिंग हमारे लिए पैरेलल वाली कंडीशंस को हटाना पड़ेगा। यानी कि पैरेलल के लिए हमारी क्या कंडीशन आई थी बताओ? एक तो k की वैल्यू क्या मिली थी? -9, और k की वैल्यू -6/5। तो k की वैल्यू -9 और k की वैल्यू -6/5 है। 6/5 है, 6/5। 6/5, यानी k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए ना, और वो भी नहीं होनी चाहिए कंकरेंट। अगर तीनों लाइन पॉइंट एक ही पॉइंट से पास हो गई, जब k की वैल्यू क्या थी? कंकरेंट कब आया था? कंकरेंट आया था 5 के लिए। तो k की वैल्यू 5 भी नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू 5 भी नहीं होनी चाहिए, या नहीं? तो ये तीनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, -9 -6/5 और 5, -9 -6/5 और 5, ये नहीं होनी चाहिए। -9 -6/5 और 5, ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या बच गई? केवल
5/6 5/6 5/6, तो सी का आंसर हमेशा आर ही आएगा, तो ये ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, अब ये कहता है नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल, तो इसका तो उल्टा ही हो गया, यानी बाकी कि 3 डी का आंसर क्या बच गया? PQS हो जाएगा। PQS। आया समझ में? नहीं, क्वेश्चन बढ़िया है नहीं है? Yes, sir. ये क्वेश्चन Yes, sir. मतलब आपको बताऊं इतना बढ़िया है कि इसके ऊपर जेईई मैंने कई बार क्वेश्चन बनाए, क्योंकि इससे ज्यादा कहानी नहीं बनेगी। या तो कंकरेंट बनेंगी लाइनें, वो बात कर ली, या तो पैरेलल बनेंगी, और वो भी एटलीस्ट 2 पेयर के लिए बात कर दी उसने, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 पेयर्स। उसके बाद इसने ट्राइंगल की बात की, तो ट्राइंगल के लिए कंकरेंट ना बने वो तीनों लाइन, और दूसरा कोई भी 2 पेयर तो कम से कम पैरेलल ना हो पाए, 1 पेयर भी पैरेलल होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और तीसरे में उसे कहते हैं फॉर्म, नॉट फॉर्म में ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तब भी नहीं बनेगा जब लाइन पैरेलल होंगी, और ट्राइंगल तब भी नहीं बनेगा जब एक ही लाइन से पॉइंट से पास होंगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? Yes. चलो देखते हैं आगे। यही वर्कशीट थी ना। अब देखो जरा एक मिनट के लिए थोड़ा सा इसका साइज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो अच्छा क्वेश्चन था। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक आया था 2010 वाला। इसके अंदर पीएनसी का पूरा कंसेप्ट लग जाता है, तो इसे हर बच्चा नहीं कर सकता, ये पक्की गारंटी है मेरी। ठीक, अच्छा, अब जरा ये के वाला तो कर चुके ना, एडजॉइंट वाला हम, ये तो सब कर लोगे ना। 33, 34, 35 सब बेकार है। Yes, sir. 31 ये सब हो चुके। देखो ये वाला भी करा दिया, सर्कुलेंट वाला भी आ गया। ये सी वाला तो कर लेते हैं, इसमें सी में थ्योरम यूज होती है। इंडिविजुअलिटी वाला खैर क्या आएगा, पर ये 27 क्वेश्चन आज के टाइम में एग्जाम्पलर में, 27, 28 दोनों एग्जाम्पलर में। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी हल्की सी लगेगी। और ये क्या, मोर देन वन करेक्ट ए इक्वल नॉट स्क्वायर ये क्या लिखा है? और कुछ पढ़ना चाहोगे? अब मूड नहीं है, अब बताओ, पढ़ लेंगे। पढ़ोगे? चलो तो एक टुच्चा सा क्वेश्चन कराता हूँ पढ़ने के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ढूंढूंगा, फिर 21 वाले कराएंगे बाद में। एक मिनट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन में, m इंटू टुच्चा सा क्वेश्चन। देखो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। वैसे तो ये सब्जेक्टिव में दिख रहा है 2 मार्क्स का आया था, लेकिन ये आज के टाइम में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। मैं आपको बताऊंगा, आना चाहिए हमको ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है। देखते कितने बच्चे करते हैं। भाई बिना देखे करना प्लीज, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मिठाई नहीं बटने वाली है ना, कि जिसने कर दिया तो उसे मिठाई मिलेगी, है। तो आप प्लीज अपने आप करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2004 का 2 मार्क्स में आया था, पर आज के टाइम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो और आपको फील गुड होगा अगर आपने नहीं कर रखा। किसी को याद आ रहा है कर रखा है ये? तो ट्राई। डिटरमिनेंट ऑफ m की वैल्यू बेटा 1 दे रखी है, और m इंटू एम ट्रांसपोज i दे रखा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स i को रिप्रेजेंट करें, तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i आपसे पूछा गया है। प्रूव दैट, वहां पे प्रूव दैट नहीं आएगा, वहां पे ऑप्शन में आ जाएगा, है ना। तो आंसर तो आपको पता ही है। अब चलो करते हैं सॉल्यूशन। है, देखिए बेटा, ये डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i पूछा गया है। यह मान लिए पूछा गया। मैंने क्या करा जी कि सर इसकी मैं लिख दिया i की वैल्यू रख दी। क्या i की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलो? m इंटू एम ट्रांसपोज। कैसे उस फायदा उठा पाऊंगा मैं? अगले स्टेप में m कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया? यहाँ पे m इंटू आई लिखा जा सकता है, क्या बच जाएगा? i माइनस एम ट्रांसपोज। क्यों? अब कुछ फायदा उठा सकते हैं इसका। ये प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है क्या, ए बी का होल। ठीक है, अलग अलग उनके मॉडल, मतलब उनके डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाता है।
तो अगले स्टेप में अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे कुछ फायदा उठा सकता हूँ बेटा इसका। इसको पूरे को ए मान लिया यहाँ तक, इस पूरे को मान लिया बी, तो ये आ जाएगा एम और ये डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस एम ट्रांसपोज और 3x3 एम मैट्रिक्स है। ये एम ट्रांसपोज गलत फंस गया। डिटरमिनेंट ऑफ एम एम ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना। हाँ ये भी ठीक है। पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा पूरा यही निकालना है, ये मेरे रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इसे चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस एम, क्योंकि एम और एम ट्रांसपोज क्या होता है, सेम होता है डिटरमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी, एम इंटू एन ट्रांसपोज सेम नहीं, तो उनका डिटरमिनेंट सेम होता है। अच्छा अब एक चीज बताइए, अगर कहीं पे k टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट दिखाया है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो, k जब बाहर आएगा तो कैसे Power n. लिखेगा, ये a की पावर n। अब आप सोचोगे ऐसा सर ने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है m माइनस आई जिसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ क्या दिख रहा है i माइनस एम। तो सबसे पहले देखो -1 की पावर कितना कॉमन लूंगा, पहले यहाँ पे छोड़ो, -1 की पावर बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने -1 एक स्केलर कॉमन लिया और ये m माइनस आई बना दिया, उल्टा कर दिया, चलेगा भाई। और जब ये डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा, m माइनस आई भी तो एक मैट्रिक्स ही है, उसका डिटरमिनेंट k टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे, क्या करना चाहिए बोलिए, ये नंबर आएगा जब बाहर तो इसकी पावर k, और k कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई। अब देखिए ये भी m माइनस आई का डिटरमिनेंट है, ये भी m माइनस आई का डिटरमिनेंट, इससे काट मत देना घोंचुओ, समझ गए। तो ये मल्टीप्लाई है तो ये माइनस दिख जाएगा यहाँ पे, m माइनस आई डिटरमिनेंट ऑफ m, ये माइनस और डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई, इसको इधर लाओ, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ m, वेरिएबल को नहीं कट करते बेटा, रूट लूज कर जाते हैं ना, क्या कॉमन आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई। ये तो फाइंड करना है हमें, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 स्केलर बचेगा या m स्केलर, मॉडुलस ऑफ m एक नंबर है ना कि कोई डिटरमिनेंट है। तो एक तो ये 0 आइदर दिस 0, इससे डिटरमिनेंट ऑफ m आ गया -1 और इससे डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई क्या आ गया 0, या नहीं, हमसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई, हो गया जी प्रूफ। डिटरमिनेंट m तो जी इससे सर। 1 दे रखा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट m तो -1 आ रहा, तो ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा। तो यही आंसर आ गया। आप बताओ ये क्वेश्चन बढ़िया लगा नहीं लगा, यस सर। Yes, sir. सच में यार गजब का क्वेश्चन है। जब मैंने पहली बार किया था मैं सच में अटका था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं यहाँ के जब मैंने सोचा तो m माइनस आई वही बच्चा सोच सकता है जो बार बार थ्योरम के बारे में सोचे, माइनस बाहर लाना सोचे। जो बच्चा नहीं सोचेगा वो तो खैर बहुत ही लल्लू है, जो इससे काट देंगे, जिसको निकालना है वेरिएबल x उसको ही काट दोगे तो कहाँ से x आएगा। हमको तो कुछ ऐसे हो गया जैसे x इक्वल टू 2x लिखा है, x काट के मेरे पास ला रहे, सर मैंने गलती क्या की है, तो उनका तो इलाज ही नहीं है, वो तो वो बच्चे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे इस अप्रोच को नहीं सोच पाते तो शायद इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पाएंगे। और मैं तुम्हें सच बताऊं, होता क्या है जनरली करते वक्त बच्चा कैसे करता है या हम कैसे करते हैं, m माइनस आई लिखा, यहाँ लिख दिया, सोचा जरा m इंटू एम ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है, फिर m कॉमन लेके यहाँ तक हर बच्चा सोचेगा i माइनस एम ट्रांसपोज। अब वो ये सोच ही नहीं पाता जो इसके नीचे लिखा लगाता कि यार ये तो दोबारा से वही बन जाएगा, नहीं समझ रहे। अगर किसी बच्चे ने किया था ट्राई तो कह रहा हूं, वो ऊपर जो m माइनस आई लिखा है, जो नीचे i माइनस एम ट्रांसपोज आया, तो देखो अभी मैं आपसे बोला था, एक बच्चे ने मुझे करेक्ट करा कि सर m ट्रांसपोज इक्वल्स टू m। ये तो गलत है यार, ये तो गलत है। सर पर आई का ट्रांसपोज भी आई होता है तो पूरे का ट्रांसपोज भी सेम रहेगा। मैं या देखो गलती अपनी मान लेता हूँ ना मैं, ये तो मानते हो Yes, sir. यस सर। मैं ऐसे नहीं करता। देखो देखो मैंने सोचा और फिर कहा मैं गलत हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है इस स्टेप से, देखो ध्यान से, तो आई का ट्रांसपोज, कितने गंदे लोग हैं, दोस्ती है, तो ये पूरे का ट्रांसपोज चला जाएगा, नहीं समझे, यस सर। पूरे का ट्रांसपोज तो पूरा मैट्रिक्स आई माइनस एम, तो दोबारा से इस वजह से बराबर होगा, है ना। तो ये ट्रांसपोज और ये वैल्यू सेम होंगी। यहाँ इसको ये लिखना तो ये तो बहुत गलत है। तो ये तो मैं ये कह रहा हूँ m इक्वल टू एन ट्रांसपोज कह रहा हूँ मैं, तो
डिटरमिनेंट थोड़ा लिखा है, हाँ तो यहाँ अंदर तो मैट्रिक्स लिखी है, अब सुनाई भी दिया है, मैं ही खुश हो रहा हूँ। यस सर। यस अगर हम ये लिख हाँ। रहे हैं तो यहाँ तो गलती कर रहे हैं, पर आई ने झेल लिया इस बात को। क्या क्वेश्चन बनाया है, आई के एडवांस बनाती बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ये, मुझे अच्छा लगता है। मतलब छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा टिकाऊ क्वेश्चन है, काफी चीजें इस क्वेश्चन में सिखाए गए। जैसे अब हम बात करें आज की क्लास की, छोटी सी बात लें, रिकैप करें, तो एक चीज समझ में आती है कि हमने जब इस क्वेश्चन से कुछ सीखा या नहीं सीखा। एक तो आई का ट्रांसफर लिख के उसको दोबारा से करो, मुझे लग रहा है यहाँ ये स्टेप समझ में भी आ गया, मैं ही खुश हो रहा हूँ। बताया था ट्रांसफर yes, और sir. डिस्ट्रीब्यूट होता Yes. है, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन था, बैक पेज पे आते, ये तो पिछली क्लास का है। तो जी सर। इसके बाद कहाँ चला गया, ये वाला करा L1 L2 वाला लाइन वाला, कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसने हमें कुछ सिखा के गया है। एक हमने बस ना सीखने वाला क्वेश्चन कौन सा किया था, वो जो था U वाला, याद करो। यस। पैसेज बेस। और तो हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं, अगर हम पीछे पेजेस पे जाएंगे तो हमें दिखेंगे, ठीक है। अब क्लास ओवर करते हैं भाई। यस सर। यस सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते 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 सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो।